हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। यूपीएससी मेंस का पेपर हो चुका है और ये जीएस पेपर 3 का पेपर है। जीएस पेपर 3 में किस तरह से पेपर आया है, जो लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये, या 2022 में, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना कि हम मेंस को कैसे लिखेंगे, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, पूरे साल में हमें किस चीज़ पे फोकस करना होगा। तो पूरा ही किस तरह से पैटर्न है, चूँकि यूपीएससी का भी पैटर्न अब चेंज हो गया है। कितने वर्ड्स लिमिट में इसको लिखना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरा एनालिसिस होगा। इसमें टोटल ये जीएस पेपर 3 है जिसमें इकोनॉमी और साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 20 प्रश्न दिए गए हैं और हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। ठीक है, दोनों में ही दिए जाते हैं। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 10 तक जो है वो 150 शब्दों में लिखना है और प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक जो है वो 250 या 250 वर्ड्स में लिखना है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी देख सकते हैं। पूरा 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट करना है और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 250 है। 250 नंबर का पेपर होता है जीएस पेपर 3। इसी तरह से और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये जो है आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यदि आप लोग चाहें तो इनका एक एक का आंसर भी मैं लिख के आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, जो कि आपके नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आया है, समावेशी समृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में अंतरपीढ़ी एवं अंतरपीढ़ी साम्य के विषयों की व्याख्या कीजिए। हिंदी में थोड़ा कठिन होता है समझना और इसको 150 में लिखना है। ये समावेशी समृद्धि, ये इंग्लिश में जरूर आप लोग टर्म पढ़ लिया कीजिए हिंदी मीडियम वाले। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों ही है, संपोषणीय विकास और समावेशी समृद्धि। मतलब इनके परिप्रेक्ष्य में, इनके कॉन्टेक्स्ट में अंतःपीढ़ी एवं अंतःपीढ़ी साम्य, इंट्रा जनरेशनल एंड इंटरजनरेशनल, मतलब जनरेशन के, एक जनरेशन के अंदर और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर साम्य की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये सभी स्टूडेंट से नहीं बनता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे फिर भी कंपैरेटिवली यदि देखा जाए तो पिछले 3-4 सालों की अपेक्षा इस साल का पेपर सिंपल, मतलब पेपर सिंपल तो नहीं बोलेंगे, पर जो क्वेश्चन का लेवल है वो बिल्कुल, लैंग्वेज जो है वो सिंपल है। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी भाषा थोड़ी समझने में दिक्कत है। बाकी बिल्कुल सिंपल सिंपल एज इट इज़, जैसे हम नोट्स पढ़ते हैं। बिल्कुल विश्वास भी नहीं हो रहा है देख के कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए गए हैं, मतलब स्टेट पीसीएस के। लेकिन क्वेश्चन भले ही सिंपल पूछे गए हों, बट यूपीएससी में आंसर जो है उसका एडवांस ही आपको देना है। पीएससी जैसा आंसर आपका नहीं चलेगा। आंसर अच्छा होना चाहिए और स्पीड जो है वो भी आपको मेंटेन करना है। अब आप ये देखिए, आपको टोटल 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट करना है और आपको 3 घंटे का टाइम दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन जीडीपी से है। जीडीपी को परिभाषित कीजिए और उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपने संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी को साकार करने से रोकते हैं। तो जीडीपी की डेफिनेशन, उसके निर्धारक तत्व, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। इसमें कहीं कोई घुमाने फिराने की नहीं है, एज इट इज़ आपको बुक्स में इसके आंसर्स मिल जाते हैं। और यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो इसको तो सॉल्व सभी लोगों ने किया होगा। और जीडीपी को जो वो साकार करने में, संभाव्य जीडीपी को साकार या इकोनॉमिक ग्रोथ रोकने में वो कौन कौन से कारक हैं जो रोकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट है। 150 में लिखना है आपको। 50-50 कैसे आंसर लिखना है वो मैटर में बाद की बात है। जिन लोगों ने दिया है वो एक बार अपना चेक कर ले। और आंसर्स का लेवल जो है पूरा ही कंप्लीट करना पड़ता है। इंट्रोडक्शन, मेन जो बॉडी होती है उसकी मेन, और जो पूछा गया है उसके बाद कंक्लूजन। 150 में भी आपको तीनों ही देना है और 250 में जो पूछे जा रहे हैं 250 वर्ड्स में, उनमें भी सारे ही देना है। भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएं क्या है। ये देखो, पेपर जो है वो हर चैप्टर से, मतलब हर टॉपिक कवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि एक किसी पक्ष को ज़्यादा ध्यान दिया गया है, सभी पक्षों को लिया गया है पेपर में। ये बहुत अच्छी
इस बार का पेपर आया है। और देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों एवं अवसर क्या हैं, खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है। मैं आप लोगों को जो फ्री वाले नोट्स प्रोवाइड करती हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, ये सारे ही क्वेश्चन आपको उन नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि मेरे खुद के नोट्स हैं दिल्ली की कोचिंग के, और मैं आप लोगों को फ्री में मैंने आपको दिए थे। आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिए हैं कि ये इतना टफ है। अब देखिए इसमें सारे ही क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, देश में खाद्य प्रसंस्करण का हो गया, चुनौतियां एवं अवसर, खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है। ठीक है, किसानों की आय में वृद्धि कैसे, चूंकि ये किसान बिल, किसान आंदोलन इतना ज़्यादा चर्चा में था, तो डायरेक्ट तो मैंने आपसे बोला था नहीं आएगा। इसी तरह अब जो 2021 की प्रीलिम्स आने वाली है उसमें भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर सकता है। अब ये नैनो टेक्नोलॉजी क्यों पूछा गया, क्योंकि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा चर्चा में है अभी, और जो नोबेल प्राइज़ मिला है इस बार वो भी जेनेटिक सीजर से रिलेटेड मिला है। तो ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट पूछी गई है कि नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं कि इस बार करंट में आना, मतलब पूछे ही जाना था। ये बायो के क्वेश्चन नहीं है, ये साइंस के क्वेश्चन ही है, इसको हम करंट से रिलेटेड करके करेंगे, क्योंकि ये सभी टर्मिनोलॉजी इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन पूछा गया है और कितना सिंपल क्वेश्चन है। नैनो टेक्नोलॉजी सिंपल, बिल्कुल ईजी वे में पूछा गया है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर सकता है, मतलब उसकी उपयोगिता, महत्व और उसका डेफिनेशन आपको 150 में देना है। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे देना है, मेन डेफिनेशन देना है, उसकी महत्व या उपयोगिता बताना है, फिर कंक्लूजन दे देना है। 150 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ घुमा फिराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। यदि आप 2 या 3 साल पहले के पेपर देखेंगे तो लैंग्वेज उनकी इतनी टफ होती थी हिंदी में कि समझ में भी नहीं आता था। विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है। ठीक है, अब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ऐसे जो आता है ना, विज्ञान हमारे हम और विज्ञान का महत्व है ना। तो विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है, विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चेंजेस आए हैं उनको बताना है। और ये पूरे ही जो नोट्स हैं उसमें कंप्लीट मटेरियल दिया हुआ है। जो विजन आईएएस के नोट्स हैं उनमें भी है, और दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं यूपीएससी के लिए। और क्योंकि वो एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं उन पे बेस्ड हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाए गए हैं। बस उनमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स से आपको कोरिलेट करने की आवश्यकता होती है। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2020 प्रारूप मौजूदा EIA अधिसूचना 2006 से कैसे भिन्न है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, पर ये भी चर्चा में था क्योंकि ये जो 2020 में आया था एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो द हिंदू में भी इसके बारे में आया था। हालांकि जो हिंदी के न्यूज़पेपर होते हैं उनमें इतना ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों से अभी भी बोलूँगी कि जो मेंस सीरियसली यूपीएससी का मेंस देना चाहते हैं वो जो द हिंदू का एनालिसिस होता है हिंदी में जो लोग प्रोवाइड कराते हैं उसको एक बार ज़रूर सुना कीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं करंट अफेयर्स के वो वहीं से आ जाते हैं। मैं भी भले ही मैं हिंदी मीडियम में पेपर देती थी बट द हिंदू का एनालिसिस ज़रूर सुनती हूँ और वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन, ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार, अब ये जल शक्ति अभियान शुरू किया गया था तो देखो ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स पे जो भी योजना आती है, जो भी अभियान आता है उससे क्वेश्चन जरूर में यूपीएससी मेंस में पूछा जाता है। बट इस बार जो है वो बिल्कुल सिंपल वे में डायरेक्ट पूछ लिए गए। हमेशा नहीं तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आते थे, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, ये बहुत अच्छी बात है। तो आगे हो सकता है अगले साल भी ऐसा ही पेपर का पैटर्न हो। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी आप लोगों के पास टाइम है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो प्रीलिम्स देना होता है, क्योंकि प्रीलिम्स ज़्यादा टफ हो गया है। आज कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मेंस देखिए आपको खुद लग रहा होगा कि मैंने जो पढ़ा हुआ है वो प्रीलिम्स में काम नहीं आता है, बट मेंस में काम आ जाएगा।
तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, बहुत सारे एमसीक्यूज लगाइए, तो मेंस देने का चांस आपको ज़रूर मिलेगा। ये जल संरक्षण से पूछा गया है। फिर पूछा गया है साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इसके खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। साइबर अपराध, ठीक है, साइबर अपराध से क्वेश्चन पूछा गया है और साइबर क्राइम्स हो गया, इसके खतरे से लड़ने के आवश्यक उपाय, तो उपाय पूछा गया है, उसके टाइप्स क्या होते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। ठीक है, एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ लिया कीजिए जो कठिन शब्द होते हैं। फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, ये बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट और मिलिटेंट एंड ऑल्सो सजेस्ट वे टू मैनेज फेवरेबल रिसेप्शन अमॉन्ग लोकल्स। ठीक है, स्थानीय लोगों के अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुलझाइए। ये भी करंट से ही है क्योंकि बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट जो है कितना ज़्यादा चर्चा में रहा है, पूरे साल ही आप लोगों को पता ही होगा। तो करंट पे फोकस रखना है बस, सारे ही पेपर, ना केवल साइंस एंड इकोनॉमी बल्कि जो एथिक्स का पेपर आया है वो भी 4th में इसके बाद लेके आऊँगी। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 सभी करंट से रिलेटेड ही लगभग सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक आधी क्वेश्चन मिलेगा जो करंट से बेस्ड नहीं है। लगभग 80 to 90% क्वेश्चन जो हैं वो पिछले 1 या 1.5-2 साल के करंट बेस्ड ही हैं। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। ठीक है, विनियोग पूछा गया है। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और उन कारकों की विवेचना कीजिए जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रियायत या कंसेशन एग्रीमेंट तैयार करते समय विचार किया जाता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स पूछिए। डिस्कस द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग अ कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन अ पब्लिक एंटिटी एंड प्राइवेट एंटिटी। ठीक है, फिर जीएसटी से, जीएसटी जो है कोरोना के टाइम पे, देखो कोरोना से इन्होंने इनडायरेक्ट वे में कोविड-19 देखो साफ साफ दे भी दिया है। जीएसटी राज्यों की अधिनियम 2017 के तर्क आधार को व्याख्या कीजिए। जो एक्ट है उसका तर्क जो है उसके बेस, किस बेसिस पे वो बनाया गया है वो बताना है। और कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि कंपेंसेशन फंड को प्रभावित और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है। ठीक है, संघीय तनावों को उत्पन्न किया है, केंद्र और राज्यों के बीच जो तनाव हुए हैं जिस जीएसटी को लेकर, तो कहाँ कहाँ चर्चा में रहा है। यदि आप लोगों ने डेली जो एनालिसिस आता है द हिंदू का, या ना भी आप द हिंदू देखें तो जो एडिटोरियल रहते हैं हिंदी मीडियम, जो हिंदी के न्यूज़पेपर आते हैं उनमें भी जो एडिटोरियल आते हैं वहाँ पे भी जो भी मेन मुद्दा चल रहा होता है उसका एनालिसिस दिया जाता है। तो आप हिंदी से भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा तैयार हो सकता है ना। ये भी करंट का ही क्वेश्चन पूछा गया है। धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी है। आप देखिए इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है। धान गेहूं प्रणाली, मैंने बोला था कि एग्रीकल्चर से चूंकि भी चर्चा में है किसान, एग्रीकल्चर, कृषि बल, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन पूछा गया है कृषि बिल को, वो भी मैं बताती हूँ कि किस तरीके से पूछा है। तो ये भी धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के उत्तरदायी कारक और उनके अभिशाप कैसे बन गई है, उनकी क्या कमियां हैं जिस वजह से वो नहीं सफल रही है इंडिया में। रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण, और अब ये हिंदी में इतना कठिन लग रहा है, समझने में दिक्कत आ रही है, आप इंग्लिश में समझेंगे कि तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम, मतलब वाटर स्टोरेज और इरिगेशन सिस्टम बढ़ाने के लिए केवल क्या क्या आयाम, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं टू मेक इट्स जुडिशियस यूज अंडर डेप्लेटिंग सिनेरियो। जो अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो इस टाइम पे इसका अच्छे से उपयोग हो, जल भंडारण सिंचाई प्रणाली में क्या सुधार या उपाय किए जा सकते हैं वो बताना है 250 वर्ड्स में। तो इंट्रोडक्शन, मेन जो क्वेश्चन पूछा गया वो, और कंक्लूजन यही रहेगा। कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में, कोविड-19 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार।
और अगले साल भी पूछे जाएंगे, जो अगले साल का मेंस होगा, क्योंकि अभी भी ये गई नहीं है समस्या। कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है, तथापि इस संकट पर विजय पाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस प्रणाली के प्रबंधन की सहायता प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई, इसका एक विवरण दीजिए। मतलब कोरोना वायरस के टाइम पे कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई उनको बताना है। ठीक है, तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है। पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लाभों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी ने अटेम्प्ट किया होगा ये तो। इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या है? सरकार द्वारा जो भारत सरकार द्वारा जो सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनका वर्णन यहाँ पे करना था। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये भी कितना चर्चा में था, है ना, NCAP, है ना। और भारत आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए। अभिनूतन मतलब नए नए, है ना, इनोवेटिव। आपदा प्रबंधन, अब चूंकि ये आपदा अभी आई है तो अभी ये पूछेंगे कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो आपदा प्रबंधन जो है ये टॉपिक इस बार पहले ही बता दिया गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चूंकि पेंडेमिक वर्ड जो है कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो आना ही था ये क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए नए नए जो रिएक्टिव अप्रोच हैं उनको बताना है। भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए? तीनों की अलग अलग किसको क्या करना चाहिए, तीनों को बताना है क्वेश्चन में। इंट्रो देंगे, कंक्लूजन देंगे और मेन जो बॉडी रहेगी, क्योंकि 250 वर्ड्स में लिखना है तो मेन बॉडी में आपको तीनों को, भारत सरकार, नागरिक और प्रशासन और सुरक्षा बलों, चारों की भूमिका को दिखाना है। और जो पूर्वी भाग में अभी करंट में क्यों रहा था वो भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना भी कीजिए। ठीक है, तो म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण, जो भी बॉर्डर पर अपराध हुए तीनों ही देशों के बारे में लिखना है। और जो सुरक्षा हमारे सुरक्षा बलों द्वारा निभाई गई भूमिका है उनको भी बताना है। तो LOC से, अब हालांकि LAC जो है वो ज़्यादा चर्चा में थी, बट LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पूछा गया, क्योंकि अब इतना ज़्यादा रहा है चाइना वाला बॉर्डर, लेकिन डायरेक्ट चाइना से कहीं भी क्वेश्चन नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि पता था कि यहाँ तो सब लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, तो जो पीछे का छूट जाता है बैकअप में हमेशा UPSC क्वेश्चन पूछती है, जो उसके पीछे छिपा हुआ रहता है। UPSC प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, उसमें 20 सालों के पेपर के सारे ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो भी कवर किए जाएंगे। NCERT के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बेसिक वो भी कवर किए जाएंगे, साथ ही 2 सालों का करंट अफेयर्स। तो टेस्ट सीरीज ये एग्ज़ाम तक चलेगी, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। UPSC सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज, अपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दूसरा पेपर भी आपके लिए लेके आऊँगी, कैसा रहेगा।